देखो लास्ट वीडियो में हमने MSQ टाइप क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए थे, अब NAD टाइप सॉल्व करते हैं। देखो 41 क्वेश्चन नंबर है, उसमें पूछा है नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स इन साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। ये स्ट्रक्चर हमें बना के दिया है 41, हम क्वेश्चन नंबर 41 कर रहे हैं। इसमें हमें साइक्लोऑक्टाटेट्राईन बना के दिया है। देखो ये स्ट्रक्चर बना के दिया और पूछा है कि बताओ इसमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो सिंपल से अगर देखने से तो लग रहा है कि 8 होंगे, लेकिन देखो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है, टब शेप में एग्जिस्ट करती है। तो देखो इस टाइप से एग्जिस्ट करती है ये, और ये जो 4 बॉन्ड है वो अल्टरनेट प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से इन बॉन्ड्स का ये कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखो ये नॉन प्लेनर रिंग हो जाती है, और जो कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस होता है वो प्लेनर मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कॉन्जुगेशन में नहीं होते इस यहाँ पे। इसलिए डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लोकलाइज्ड है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 41 है। अब क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। 42 में क्या पूछा है? उन्होंने एक कंपाउंड बना के दिया है और बोला है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बताओ कितने होंगे। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? जो कार्बन, देखो किसी sp2 कार्बन है, अगर उस sp2 कार्बन से कोई sp3 कार्बन जुड़ा है और उस sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होता है वो कहलाता है क्या? अल्फा हाइड्रोजन। जो sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है वो कहलाता है अल्फा कार्बन, और उस कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होता है वो कहलाता है अल्फा हाइड्रोजन। तो वही हमको इस मॉलिक्यूल में काउंट करके बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट होंगे। देखो ये मॉलिक्यूल हमारे पास दिया है, ये कंपाउंड। देखो अब इसके आसपास सारे, देखो ये वाला और ये वाला, ये क्या है? ये sp2 कार्बन है। तो मतलब इन कार्बन से जुड़ा हुआ अगर कोई sp3 कार्बन होगा तो वो हमारे पास अल्फा कार्बन होगा। देखो कौन कौन सा है इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ? ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, यहाँ ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। तो देखो ये कार्बन ऑलरेडी टर्शियरी कार्बन है, मतलब 3 कार्बन से बॉन्डेड है। तो एक क्या होगा? इसके पास एक हाइड्रोजन होगा, इसके पास भी एक हाइड्रोजन होगा, इसके पास भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा, और यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा। तो कितने हो गए? 6 हो गए। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास? 6। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं। 43 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 43 में पिरिडीन में नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन पूछे हैं। देखो पिरिडीन कैसे बनाते हैं? हमारे पास नाइट्रोजन बेस है पिरिडीन ये बनाया एक एरोमेटिक बेस है। इसमें देखो अब यहाँ देखेंगे तो वैसे हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं? 8 दिख रहे हैं, 6 ये और 2 ये। लेकिन ये हमको ध्यान रखना होता है कि ये वाला जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है, तो वो तो कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं होगा, इसलिए इसमें कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो आंसर कितने आ जाएगा हमारे पास? 6। क्वेश्चन नंबर 44 में देखो क्या पूछा है। 44 में एक मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड बना के दिया है और पूछा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ sp2 कार्बन एटम इन द गिवन कंपाउंड। ये कंपाउंड, ये मैं मिटा देती हूँ आप दोनों। ठीक है, देखो क्या है? 2 बेंजीन रिंग दी है और उन दोनों बेंजीन रिंग से एक 3 मेंबर की रिंग जोड़ी है, लेकिन कौन सी? कीटोन वाली। ठीक है, क्वासी टाइप की। देखो एक बेंजीन रिंग है, क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम 44। एक बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग से, और ये एक बेंजीन रिंग है। इन बेंजीन रिंग, दोनों बेंजीन रिंग को जोड़ा है एक 3 मेंबर रिंग के सहारे, और उस रिंग में एक डबल बॉन्ड है और ऊपर ऑक्सीजन जुड़ी। अब देखो जो बेंजीन होती है उसका तो हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो ये 6 और 6 12, तो ये हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6, और ये 6 12 हो गए। अब देखो ये भी डबल बॉन्डेड है, जो भी डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। अब देखो ये कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो एक मतलब इसमें एक पाई बॉन्ड इसने ओवरलैप करने के लिए यूज किया है कार्बन ने। इसका मतलब क्या? ये भी sp2 कार्बन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो कितने हो गए इसका आंसर? 15।
ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 हमने देख लिया, 45 देखते हैं। 45 में क्या पूछा है, ये एक कंपाउंड दिया है और इसमें नंबर ऑफ sp2 कार्बन बताना है कि sp2 एटम बताना है, कोई भी एटम, कार्बन नहीं, कोई भी एटम जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। जैसे हमने इसमें बताया था इस कंपाउंड में, वैसे ही सेम हमें इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 में देखो एक ये मॉलिक्यूल हमारे पास बना के दिया है, यहाँ एक OCH3 ग्रुप जोड़ रखा है, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन जोड़ा है, उससे एक CH3 जोड़ा है, यहाँ सिंगल बॉन्ड से NH2 जुड़ा है और यहाँ OCH3 जोड़ा है। अब देखो सीधे सीधे जो दिख रहे हैं पहले उनको देखो, 1 2 3 4 5 6 6 तो सीधे सीधे दिख रहे हैं। 6 एटम तो इसमें हमको sp2 हाइब्रिडाइज जो पाई बॉन्ड बनाए हुए हैं वो सीधे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखो लेकिन ये वाली जो ऑक्सीजन है, देखो ये वाली ऑक्सीजन इस sp2 कार्बन से जुड़ी है, तो इस वाली ऑक्सीजन का ये लोन पेयर कहाँ होगा, पेयर p में होगा, जो कि क्या करेगा, कॉन्जुगेशन करेगा। इसलिए ये भी हमारे पास कैसी होगी, sp2 हो गई। sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ जो एटम होगा वो भी क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज। तो कितना होगा, 7 हो जाएगा इसका आंसर। नंबर ऑफ sp2 एटम कितने हैं, 7। 6 तो हमको सीधे दिख रहे थे, एक ये कॉन्जुगेशन के कारण हो जाएगा। 45 का आंसर कितना हो जाएगा, आंसर लिख लो यहाँ पे 7। ठीक है। अब देखो 46 में क्या पूछा है, मोस्ट एसिडिक साइड पूछी है। देखो एसिडिक साइड मतलब कि कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप इसमें से सबसे पहले हाइड्रोजन देगा और सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। 46 है। देखो तो एसिडिटी कंपेयर करने के लिए क्या, वही वाला फॉर्मूला है हमारे पास कि उस हाइड्रोजन को वहां से रिमूव कर दो, और उस हाइड्रोजन को जब रिमूव तुम करोगे तो देखो कि वो नेगेटिव चार्ज कितना ज्यादा स्टेबल है। जिस फंक्शनल ग्रुप से निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा वो हाइड्रोजन, क्योंकि H+ रिलीज करेगा और नेगेटिव चार्ज वहाँ छोड़ेगा। नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बताएगी कि वो H+ देना चाहता है या नहीं देना चाहता। ठीक है। देखो उन्होंने मार्क किया है 1 2 3 4, ये 1 2 3 और ये 4। देखो ये वाला जो OH है केवल ऑक्सीजन पे, अगर इस हाइड्रोजन को हम रिमूव करेंगे तो केवल ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, जो कि कहीं भी कॉन्जुगेशन में नहीं, इसको कोई स्टेबलाइज करने वाला ग्रुप इसके साथ प्रेजेंट नहीं है। अब देखो अगर इसको हम करते हैं, इस प्रोटॉन को निकालते हैं या नेगेटिव चार्ज लाते हैं, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस यहाँ से कॉन्जुगेशन करेगा, लेकिन वो जो कॉन्जुगेशन होगा उसके कारण इस बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगी, एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। जिस टाइम पे ये नेगेटिव चार्ज अंदर आएगा उस टाइम पे ये साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा, तो ये वाला उतना ज़्यादा एसिडिक नहीं होगा इसके कंपैरिजन में। देखो फिर क्या होगा, यहाँ से अगर हम हाइड्रोजन निकालते हैं तो नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे चला जाता है, लेकिन अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो देखो ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ जाता है और फिर अल्टीमेटली कहाँ चला जाता है, इस नेगेटिव चार्ज पे। तो यहाँ पे कौन सा रेजोनेंस हो रहा है, इसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट रेजोनेंस। ये होता है इक्विवेलेंट रेजोनेंस, मतलब कि ऑक्सीजन से ही नेगेटिव चार्ज चल रहा है और ऑक्सीजन पे जा रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ही नेगेटिव चार्ज चल रहा है और दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जा रहा है। इसका मतलब, और देखो ये अल्कोहल है, ठीक है, ये हमारे पास OH ग्रुप फिनॉल है ना। उसके बाद ये देखो यहाँ से ये क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड है, उसके बाद ये एसिड है। तो इन चारों में वैसे भी अगर तुम फंक्शनल ग्रुप के बेस पे भी देखोगे तो तुम्हें सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड ही एसिडिक होगा, इसलिए 4 इसकी जो मोस्ट एसिडिक साइड हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, 4। ये एसिड वाली साइड सबसे ज्यादा एसिडिक होगी। अब देखो 47 क्वेश्चन नंबर 46 कर लिया ना, हाँ 47 क्वेश्चन नंबर करते हैं। देखो 47 में उन्होंने पूछा है कि बताओ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे C5H5 माइनस में। क्वेश्चन नंबर करते हैं 47 और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स पूछा है किसमें, C5H5 माइनस। क्या होगा देखो
C5 पहले हमने बना लिया। अब देखो C5H5 है, मतलब कि एल्कीन टाइप का है। C5H5 ये और ये माइनस। अब देखो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहे हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स बताओ कितने हैं, तो 2, 4 और ये 6, तो आंसर कितना हो जाएगा 6। देखो आप क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं। ये मुझे शायद ये समझ में आ गया होगा सब लोगों को। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा है कि पाई इलेक्ट्रॉन इन प्रोडक्ट। देखो एक रिएक्शन दी है, यहीं बता देती हूँ। एक रिएक्शन उन्होंने दे रखी है, बोला 12 एनुलिन जो है उसको अगर हम रिएक्शन कराएंगे Mg से, तो बताओ कि इस जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा उसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। तो मैंने पहले भी 12 एनुलिन तुम लोगों को बताई है कि कैसे बनती है 12 एनुलिन, और उसके बाद देखो ये 12 एनुलिन बन गई। इसमें देखो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 एनुलिन है। अब अगर इस पे हम मैग्नीशियम की रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम जो है वो उसकी वही जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है Mg2+ में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से +2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इसके ऊपर। तो ये जो एनुलिन है, इधर नीचे बता देती हूँ मैं, यहाँ प्रोडक्ट देखो, ये जो 12 एनुलिन है वो क्या हो जाएगी, 14 एनुलिन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखो, ये छोड़ा, इसने बनाया, यहाँ बनाया, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, यहाँ बनाया। ये 12 एनुलिन थी, लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो ये 2 माइनस आ जाएगा, तो फिर ये भी इसमें काउंट होने लगेगा, तो ये 14 एनुलिन बन जाएगी। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इसमें, 14 हो जाएंगे। आंसर इसका 14 हो जाएगा। अब देखो 49 करते हैं। मोस्ट बेसिक साइड पूछी है उन्होंने 49 में। तो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए मैंने आपको सारे फैक्टर प्रीवियस क्वेश्चंस जो कराए उसमें सारे 1 बाय 1 पूरे लिख के दिखा दिए, सारे लगा के दिखा दिए हर क्वेश्चन में। 49 क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में हम मोस्ट बेसिक साइट हमें जाननी है कि कौन सी है। हाइड्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, देखो, और यहाँ डबल बॉन्ड है। तो मोस्ट बेसिक साइट पूछी उन्होंने। मोस्ट बेसिक का मतलब सबसे ज्यादा लोन पेयर कौन देने की टेंडेंसी रखता है। तो ये देखो, ये लोन पेयर तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और लेकिन उसके पहले सबसे पहले मैंने एक स्पेशल केस बताया था। स्पेशल केस में क्या बताया था, अगर तुम्हें कहीं भी ग्वानाइन बेस दिख जाए तो वो हाईली बेसिक होता है। क्या होता है ये, HIG, हाईली बेसिक होता है। देखो, तो ये वाला जो है यहाँ से कॉन्जुगेशन करेगा, ये यहाँ से कॉन्जुगेशन करेगा, और ये यहाँ से कॉन्जुगेशन करके इस लोन पेयर को हाईली बेसिक बना देगा। ये मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाता है। तो इसके कारण ये वाला जो नाइट्रोजन है ना, इसको कौन सी नंबरिंग की है उन्होंने, 1। तो 1 जो है वो सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, ठीक है। तो 49 में आंसर क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट नाइट्रोजन है वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा। आप देखो क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं। 50 में क्या पूछा है, 50 में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन साइक्लिक डीलोकलाइजेशन इन। अच्छा देखो, ये साइक्लोऑक्टाटेट्राइन जो है उसका डायनाइन बनाया है, मतलब उस पर 2 नेगेटिव चार्ज लगाया और पूछा है कि बताओ इसमें कितने डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अभी हमने जब किया था तो देखा था कि 0 आ रहे थे, क्योंकि नॉन प्लेनर रिंग थी, तो कोई भी पाई बॉन्ड जो है वो डिलोकलाइज नहीं हो रहा था, अपनी जगह पे स्थिर था। लेकिन देखो, अगर इसका हम डायनाइन बना देंगे, अगर हमने इसका डायनाइन बनाया, यहाँ तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन अगर इसका हमने डायनाइन बना दिया तो कितने हो गए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये देखो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो हक्कल रूल को फॉलो करते हैं, मतलब कि ये सिस्टम कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ये नॉन एरोमेटिक क्यों हुआ था, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक हो रहा था, तो इस कारण इसने अपनी प्लेनैरिटी को लूज किया और
नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो गया, लेकिन 10 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण तो ये सिस्टम हमारे पास एरोमेटिक बन जाएगा, फिर ये अपनी प्लेनरिटी को लूज नहीं करेगा, क्योंकि एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होते हैं नॉन एरोमेटिक से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या कर लिया, 50 हो गया हमारे पास। इसका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 10। देखो क्वेश्चन नंबर 51 करते हैं। 51 में देखो नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड पूछा है, बहुत सारे कंपाउंड्स लिख के दिए हैं, उनमें बताया है कि पूछा है कि बताओ कौन कौन सा एरोमेटिक है। तो 1 बाय 1 हम सबको लिखते जाते हैं, देखते जाते हैं कि कौन सा एरोमेटिक है। इसको भी मैं सब बता देती हूँ। मुझे लग रहा सारे एनईटी के तो सबसे ही बन गए होंगे, क्योंकि इजी जैसे क्वेश्चन थे सारे ही, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। देखो 51 हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं। 51 में पहला दिया है, देखो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, एरोमेटिक, ठीक है। दूसरा क्या दिया है उन्होंने, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। तीसरा क्या है, ये भी वही, इस नेगेटिव चार्ज का किरदार कौन निभा रहा है, यहाँ नाइट्रोजन निभा रहा है, तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई एंटी एरोमेटिक। फिर है ऑक्सीजन, बस ये सब भाई भाई हैं, नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, भाई बहन मतलब, तो ये भी एंटी एरोमेटिक हो गया। उसके बाद ये देखो यहाँ पे एक sp3 कार्बन आ गया, मतलब ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये प्लेनर नहीं है ये रिंग, तो इसके कारण ये क्या हो जाएगी, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। अब फिर क्या फिर 4 मेंबर की रिंग दी है और दोनों पे पॉजिटिव पॉजिटिव लगाया है, तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, sp2 तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। फिर जो एरोमेटिक हमसे पूछा ना, हम इसको मार्क कर लेंगे तो आसानी होगी गिनने में। फिर यहाँ देखो डाई एनायन है, तो ये वाली देखो 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ये भी एरोमेटिक हो गई। फिर सेम ऐसे ही कुछ बनाया है, लेकिन यहाँ उन्होंने क्या किया, यहाँ पॉजिटिव, इसको ऐसे ही रहने दिया, तो ये क्या हो गया, ये sp3 कार्बन हो गया, फिर ये नॉन एरोमेटिक बन गई। फिर आगे चले, बोरॉन, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड और यहाँ पॉजिटिव। ये देखो बोरॉन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये इसको कोई दिक्कत नहीं होती, इसका वेकेंट p ऑर्बिटल होता है, इस कारण ये यहाँ ये अगर अटैच हो जाता है तो कॉन्जुगेशन पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये भी sp2 है, यहाँ पे भी एक वेकेंट p है, तो इसका मतलब क्या, ये भी एरोमेटिक हो गई। 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, प्लस पूरा मॉलिक्यूल कैसा है, प्लेनर है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसी का उन्होंने नेगेटिव चार्ज बना दिया है, तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया ये, है ना। हाँ, फिर वही कंपाउंड है, बट उसका यहाँ उन्होंने BH एक sp3 कार्बन दे दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। बस क्या पूछा है, एरोमेटिक पूछा है, काउंट कर लो, 1 2 3 और एक ये 4, तो आंसर क्या हो जाएगा, 51 का आंसर हो जाएगा 4। एक बार और देख लो, ये देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, 4 पाई एंटी एरोमेटिक, 4 पाई एंटी एरोमेटिक है, 4 पाई एंटी एरोमेटिक, sp3 नॉन एरोमेटिक, इधर से चलते आते हैं। यहाँ देखो 4 पाई है एंटी एरोमेटिक, 4 पाई प्लस प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो एंटी एरोमेटिक। इसके बाद ये क्या है, एरोमेटिक, क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, sp3 कार्बन नॉन एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा 51 का। अब 52 देखते हैं, 52 में क्या पूछा है। 52 में भी हमें बहुत सारे के कंपाउंड्स बना के दिए हैं और बोला है कि एंटी एरोमेटिक बताओ कि कौन से हैं। देखो इसको रब कर देते हैं। एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक से इक्वेशन पक्का ही से आता है, बस हड़बड़ी में गलत मत करना कभी भी। जीओसी के कॉन्सेप्ट इजी होते हैं, बस गलती भी ज़्यादा होती है, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं। देखो 52 क्वेश्चन पूछते हैं कि मतलब सॉल्व करते हैं। नाइट्रोजन नाइट्रोजन देखो
कभी ना यहाँ भी ऐसे बना के दे दे, यहाँ ऐसे बना के दे दे, तो इनसे डरना मत, क्योंकि ये sp2 में प्रेजेंट है, ये एरोमेटिसिटी का कुछ नहीं बिगाड़ते, ये अपना अलग ही रहते हैं, इनको कोई मतलब नहीं होता तुम कंपाउंड एरोमेटिक है नहीं है, कॉन्जुगेशन हो रहा है नहीं हो रहा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखो 2 पाई 4 पाई 6 पाई, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक। ये पक्का ध्यान देखो, क्वेश्चन पढ़ के अगर जैसे करेक्ट पूछा है तो ठीक है, तो हमारा दिमाग चलता है, लेकिन कभी मान लो अगर इनकरेक्ट पूछ ले सॉरी, कभी अगर इनकरेक्ट पूछ ले तो या तो सबसे पहले जो भी जहां भी तुम सॉल्व कर रहे हो वहां ऊपर आई लिख देना कि हाँ मुझे इनकरेक्ट बताना है। अगर एंटी एरोमेटिक पूछ ले जैसे इस कंपाउंड में, तो तुम सबसे पहले ऊपर लिख लेना कि तुम्हें एंटी एरोमेटिक बताना है, क्योंकि इस टाइप की जो गलती होती है ना वो फिर बहुत तकलीफ देती है बाद में। देखो इसके बाद दूसरा वाला क्या है, ये भी देखो 2 4 6, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी क्या हो गया एरोमेटिक हो गया। यहाँ देखो ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अब इसके बाद देखो ये वाला भी क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बोरोन, ये देखो बोरोन sp2 हाइब्रिडाइज वेकेंट पी ऑर्बिटल, कॉन्जुगेशन के लिए फेवरेबल, उससे कोई दिक्कत नहीं है, 2 4 6, ठीक है। तो ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, ये भी एरोमेटिक हो गया। अब देखो लास्ट कंपाउंड क्या दिया उन्होंने दोनों जगह बोरोन लगा दिया है और एक ऑक्सीजन। देखो बोरॉन ये सब तो ठीक था, लेकिन 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये कंपाउंड कैसा हो गया एंटी एरोमेटिक। तो पूछा क्या था एंटी एरोमेटिक, आंसर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। 53 मतलब ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को देख के डरा मत करो, या फिर कोई भी जो बड़ा सा क्वेश्चन दिख जाए ना तो क्या करते हैं कि बड़ा इतना बड़ा है, पढ़ने में टाइम लगेगा, समझने में टाइम लगेगा, उसको छोड़ देते हैं। बस उसको है ना 10 सेकंड ध्यान से पढ़ लिया करो, 10 सेकंड 8 सेकंड, हाँ कि इसमें पूछा क्या है। कभी कभी बहुत बड़ा जो क्वेश्चन दिखता है उसमें बहुत इजी सी चीज पूछी होती है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन नंबर 53 में आप देखो इसमें क्या, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है PQRST आर द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन ABCDE, मतलब इन्होंने 5 कंपाउंड दिए, कौन कौन से ABCDE 5 कंपाउंड दिए। उन 5 कंपाउंड में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो उसका उन्होंने ये बोला है कि जो A कंपाउंड है उसका उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो P है, B में Q है, C में S है, इस टाइप से C में R है, इस टाइप से उन्होंने सारे लिख के दिए। तो बस इसको हमको ये सारे कंपाउंड के स्ट्रक्चर देखने को क्या क्या स्ट्रक्चर है और इन सबको PQRST को टोटल करके बताना है सम कितना होगा। देखो पहला क्या है साइक्लो प्रोपानिलियम आयन, देखो साइक्लो प्रोपेनिलियम आयन, ये क्या होता है साइक्लोप्रोपेनिलियम आयन, इसका मतलब क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज आयन, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये हो गया ये कंपाउंड, ठीक है। ये हमारे पास P, ये A है, P में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2, ठीक है, ये दिया ध्यान रखते जाना। आप देखो बी में क्या बोला है साइक्लोपेंटाडाइनाइड आयन, देखो साइक्लोपेंटा तो ये बना लिया हमने, डाइइन बना ली और उसके बाद आइड मतलब नेगेटिव चार्ज। तो ये पूछा है तो इसमें पी के बाद क्या क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये। अब इसके बाद सी है देखो साइक्लोहेप्टाट्राइन इनाइलियम आयन, देखो वही है सी, देखो साइक्लोहेप्टा मतलब 7 मेंबर की साइक्लिक रिंग बना लेंगे हम, साइक्लोहेप्टा ट्राइइन मतलब ये ट्राइइन बना ली, और क्या लियम आयन मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ भी फिर PQR
R के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। उसके बाद देखो डी में क्या बोला है, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन डाई एनायन। साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन देखो ये तो अभी हमने देखा ही था, और इसका क्या बोला है उन्होंने, डाई एनायन, मतलब इस पे 2 नेगेटिव चार्ज, तो PQR S के कितने हो गए, 10 हो गए, है ना। अब ई देखो, ई में क्या बोला है, 12 एनुलिन डाई एनायन। अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन 2-3 पहले एक क्वेश्चन किया था, वो क्या था, 12 एनुलिन था, उसमें मतलब कि 12 पाई इलेक्ट्रॉन, और अगर उसका हम क्या बना दे, डाई एन आयन, तो फिर वो कितना हो जाएगा, 14 पाई हो जाएंगे। तो इन सबको प्लस कर लो, क्या क्या प्लस करोगे तुम, 2 + 6 प्लस ये 6, यहाँ से 10 और यहाँ से 14, तो 8 6 10 और इसको यहाँ से 4 14, देखो 14 और 6 20 और 8 28। चौदह ये है प्लस ये 10, तो ये कितना हो जाएगा 38, ठीक है 38, है ना। ये क्वेश्चन हो गया, इसका 38 आंसर है। आंसर इसका कितना है 38। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 53 नंबर पे। 53 नंबर में क्या पूछा है, 53 तो यही था, 54 में क्या पूछा है देखते हैं। देखो 54 में एक कंपाउंड दिया है और बोला है कि इनमें से, मतलब नंबरिंग की है 1 2 3 4 में से सबसे पहले कौन सा डी प्रोटोनेट होगा। देखो इस कंपाउंड को बनाते हैं, डी प्रोटोनेट वही मतलब डी प्रोटोनेशन से उनका मतलब क्या था कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, एसिडिक वो होगा जहाँ से H+ निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, जहाँ पे वही सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। देखो इस मॉलिक्यूल को हम बनाते हैं यहाँ पे, वन 2 3 4 5 6। देखो अगर यहाँ से तुम निकालते हो तो sp कार्बन पे आता है, ठीक है। यहाँ से अगर तुम निकालते हो नेगेटिव, यहाँ से निकालते हो H+, तो यहाँ से निकालते हो तो क्या होगा, एक बार इसको कॉन्जुगेशन मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ से निकालते हो तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से आएगा, फिर ये इधर शिफ्ट होगा, फिर ये इधर शिफ्ट होगा, तो इसको ये क्या है, ये देखो ये पूरा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मिल रहा है इसको। अगर तुम यहाँ से निकालोगे तो इसमें कोई डिलोकलाइजेशन नहीं होगा, अगर तुम यहाँ से निकालोगे सेम तो भी नहीं होगा। देखो यहाँ से निकालोगे तो इस ऑक्सीजन पे होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा, ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन वाला। तो जो सबसे पहले डी प्रोटोनेट कौन सा होगा, 4th वाली साइड सबसे पहले डी प्रोटोनेट होगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 55 करते हैं। उन्होंने पूछा है लीस्ट बेसिक साइट बतानी है कौन सी है। लीस्ट बेसिक साइट मतलब जो या तो किसी रेजोनेंस में या किसी एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व हो, लीस्ट बेसिक साइट होगी। तो कंपाउंड हम बना लेते हैं NH2। अगर फास्ट हो रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा तो बता देना मुझे कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं है। वैसे मुझे लग रहा है सारे समझ में आ जाएंगे, इजी क्वेश्चन थे इसलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करा। देखो 1 2 3 4, यहाँ से देखो इस नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड में, ये भी sp2, ये भी sp2, ये sp2 सारे देखो। लेकिन इसमें क्या होगा, ये sp3 सॉरी, तो हाईली बेसिक तो ये हो गया, लेकिन हमको लीस्ट बेसिक बताना है। इस वाले नाइट्रोजन का भी फ्री है लोन पेयर, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो लोन पेयर है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ये वाला भी sp2 में प्रेजेंट है।
ये वाला भी sp2 में प्रेजेंट है, लेकिन फर्क क्या, sp2 में प्रेजेंट है, लेकिन फर्क क्या है देखो इन तीनों में, ये दोनों जो है वो लोकलाइज्ड है और वो वाला कैसा है, डीलोकलाइज्ड है। तो लोकलाइज्ड लोन पेयर के पास तो जब भी तुम जाओगे, ठीक है, वो तुम्हें लोकलाइज्ड नाइट्रोजन के लोन पेयर के पास जाओगे, वो तुम्हें जब चाहिए होगा तब लोन पेयर दे देगा। लेकिन अगर तुम इस डीलोकलाइज्ड वाले के पास जाओगे तो जब वो रेजोनेंस कर रहा होगा तब वो मना कर देगा कि नहीं भाई उधर रेजोनेंस में अभी नहीं है मेरे पास। तो इसलिए ये लीस्ट बेसिक हो जाएगा इन चारों में अगर हम कंपेयर करेंगे तो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि जो सेकंड वाला नाइट्रोजन है, मतलब जिसको उन्होंने सेकंड मार्क किया है वो सबसे लीस्ट बेसिक है, ठीक है। 55 हो गया। उसके बाद अब देखते हैं 56 में नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप पूछे है कि बताओ इसमें नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितने होंगे। एक मॉलिक्यूल दिया है, देखो ये कंपाउंड हमको दिया और इसने पूछा है कि बताओ इसमें नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितने होंगे। तो देखो एक ही हमारे पास क्या हो गया, एल्काइन हो गई, एक ही क्या हो गई, एल्कीन हो गई, कार्बोनाइल ग्रुप हो गया, ये क्या हो गया, एसिड हो गया। तो आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4। 56 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है, 4 फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अब देखो 57 करते हैं। 57 में क्या पूछा है, 57 में भी एक कंपाउंड बना के दिया है और उसमें बताना है कि नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन कितने हैं। 2 डिग्री कार्बन का मतलब सेकेंडरी कार्बन, मतलब कि वो कार्बन जो आगे 2 कार्बन से जुड़े हो वो होते हैं 2 डिग्री कार्बन। देखो ये एक बेंजीन रिंग यहाँ उन्होंने बना के दी है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, चार बेंजीन रिंग है। देखो इसमें वो बताना है कि ऐसे कितने कार्बन है जो आगे जाके 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं। ये देखो, अब इसमें देखो ये वाला जो कार्बन है वो 1 और 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये सारे जो कार्बन है ये 2 डिग्री हो गए। ये वाला नहीं है, देखो ये sp2 तो है लेकिन 2 डिग्री नहीं है। ये ध्यान रखना कि sp2 पूछा है कि 2 डिग्री पूछा है, इसमें भी कई बच्चे गलती कर रहे थे। तो देखो यहाँ पे ये sp2 तो है लेकिन ये 3 डिग्री है क्योंकि 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है, ये सारे को छोड़ देंगे तो ये सारे क्या होंगे, 2 डिग्री होंगे। यहाँ पे ये भी 2 डिग्री होगा। देखो फिर ये दोनों, ये वाला क्या होगा, 1 2 कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, ये भी 2 डिग्री होगा, वो 3 डिग्री होगा। लेकिन ये वाला 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये कितना होगा, 2 डिग्री होगा। ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, क्योंकि 2 और 1 3 से जुड़ा है। तो ये 5 चौके 20 और 1 21। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 21 ऐसे कार्बन है जो 2 डिग्री है इस मॉलिक्यूल में। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 57 है ना। तो आंसर इसका 21। अब देखो क्वेश्चन नंबर 58 करते हैं। 58 में क्या पूछा है, हाँ, हाउ मैनी अदर कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस स्ट्रक्चर। देखो इस क्वेश्चन को देने का मकसद एक ही चीज सिखाना था, वो मैं बता देती हूँ। इस क्वेश्चन को देने के लिए दिया क्यों था ये क्वेश्चन। अगर पूछा है क्वेश्चन नंबर 58, अगर पूछा है कि ये कोई स्ट्रक्चर बना के दिया है और पूछा है इसके अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताओ कितने हैं, नंबर बताओ। तो मान लो कोई एक मैं हूँ, अब मैं पूछा है कि बताओ मेरी कितनी बहन है, तो मैं ये नहीं बोलूंगी अगर मेरी एक बहन है तो ये थोड़ी ना मैं बोलूंगी कि 2, एक ही बोलूंगी ना। उसी टाइप से अगर इसने पूछा है कि अदर बताओ तो इसको काउंट नहीं करना है कभी भी। इसको काउंट करोगे तो तुम्हारे
एक ज़्यादा आ जाएंगे और आंसर गलत हो जाएगा। मतलब इसके पूछे कि कितने हैं तो उस हिसाब से इसके कितने जो जितने बनेंगे सिर्फ उन्हीं को काउंट करना है, इसको कभी काउंट मत करना, ठीक है। इसमें एक ही गलती होती है। तो देखो ये वाला हो गया। अब इसके बाद इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम बताएंगे, ये यहाँ बनाया एक, फिर ये इधर जाएगा 2, फिर ये वाला इधर जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इधर। तो इसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? 3 बनेंगे। कुछ लोगों ने अगर 4 लिखा होगा तो वो गलत हो जाएगा। इसके अदर पूछे हैं तो 3 बताने हैं, है ना, इसको नहीं काउंट करना है। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा हमारे पास। देखो अब 59 क्वेश्चन नंबर करते हैं। 59 में क्या पूछा है? sp एटम इन बेंजाइन पूछा है। सबसे पहले तो देखो बेंजाइन कैसे दिखती है, ये 59 है। बेंजाइन कुछ ऐसे दिखती है हमारे पास, ये एक इंटरमीडिएट होती है, बहुत शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज होती है, बहुत अनस्टेबल होती है। अब देखो sp एटम पूछा था, तो जिसको पता होगा कि बेंजाइन ऐसे दिखती है उसने क्या किया होगा, फटाफट इन दोनों कार्बन को sp बोल के और 2 आंसर लगा के दिया होगा और उसका गलत हो गया होगा। देखो कैसे करना है, ये वाले जो बेंजाइन में ये दोनों जो कार्बन होते हैं वो sp हाइब्रिडाइज नहीं होते हैं। कैसे बनती है? ये बनती है बेंजीन के थ्रू। इस देखो अब यहाँ देखो ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इससे एक जुड़ा होगा क्या हमारे पास, हाइड्रोजन जुड़ा होगा, एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, ठीक है। उस sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा कार्बन का, उसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। उस सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन ने अपने सिंगल इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग की होगी, ठीक है। अब ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो कार्बन का जो sp2 ऑर्बिटल था वो मतलब खाली क्या, उसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया और इस वाले कार्बन के sp2 में भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये दोनों sp2 ऑर्बिटल जो बने थे वो आपस में ओवरलैप करके, ये जो sp2 ऑर्बिटल बने थे वो आपस में ओवरलैप करके ये वाला बॉन्ड बनाते हैं बेंजाइन वाला, ठीक है। तो दोनों को इक्वल बना, ठीक है। तो इस टाइप से ये बनता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ना कि प्योर p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। जो हाइड्रोजन वहां से चले जाते हैं sp2 ऑर्बिटल को अकेला छोड़ के, वो फिर दूसरे sp2 ऑर्बिटल के साथ दोनों के, क्योंकि sp2 ऑर्बिटल खाली हो गए तो वो दोनों आपस में ओवरलैप कर लेते हैं और एक बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन वो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, ठीक है। हो गया ये। तो इसमें नंबर ऑफ sp एटम कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि सारे sp2 ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और ये जो बॉन्ड बना है वो sp2 ओवरलैपिंग से बना है, ना कि pp ओवरलैपिंग से, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 59 हमने कर लिया था ना, हाँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 60 करते हैं। 60 में क्या पूछा है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। वही अल्फा हाइड्रोजन मतलब क्या, कि कोई sp2 कार्बन उस sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ sp3 कार्बन और उस sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कहलाता है अल्फा कार्बन। 6 मेंबर रिंग, इससे जुड़ी हुई एक 5 मेंबर रिंग, 6 हो गई, 1 2 3 2 5 ही तो है, 6 जैसी क्यों लग रही, नहीं 5 ही। CH3 जोड़ लेना इसको, ठीक है। अब देखो ये sp2 एटम है, ठीक है। अब इन sp2 से एटम से जुड़ा हुआ एक ये अल्फा कार्बन है, यहाँ चले जाओ तो ये एक अल्फा कार्बन है, यहाँ चले जाओ तो ये एक अल्फा कार्बन है, यहाँ चले जाओ तो ये एक अल्फा कार्बन है, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बताने कितने हैं। देखो इस कार्बन, क्योंकि इन दोनों के तो एक ही हो गया। अब देखो यहाँ 1 2 3 4, यहाँ तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ 1 है,
यहाँ 3 है और यहाँ कितने हैं, 2 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 + 2 + 1 कितने हो गए, 6। तो इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 6। ठीक है, तो यहाँ 60 क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए जीओसी का सॉल्यूशन। आई होप तुम्हें सारे समझ में आ गए होंगे, और अगर कोई नहीं समझ में आए तो फिर ग्रुप पे पूछ लेना कि यहाँ कैसे किया या इसमें ये समझ में नहीं आया। ठीक है।